Today we are going to start a new chapter, the cell. Okay, ये चैप्टर आप क्लास 8 में भी पढ़ोगे, क्लास 9 में भी पढ़ोगे और क्लास 11 में भी पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में हम आज क्या क्या कवर करेंगे? डिफिनेशन ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So the general definition that is written in NCERT, it is cell is the fundamental structural and functional unit of life. So what's the meaning of this structural and functional? So structure से हम क्या समझते हैं? यहाँ structural meaning होता है कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग में आपके जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दे ऑल मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, दे आइदर दे आर यूनिसेलुलर, वो सिंगल सेल के बने हो, या वो मल्टी सेलुलर हो, मोर देन वन सेल के बने हो। दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। फंक्शनल की मीनिंग यहाँ पे क्या है? फंक्शनल की मीनिंग यहाँ पे ये है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इससे छोटा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल में ही आप पढ़ोगे, एक सेल ऑर्गेनेली है, या क्लोरोप्लास्ट, ये आपको प्लांट सेल में मिलेगा। ये फंक्शनल होते हैं लेकिन विद इन द सेल। अगर इनको सेल से बाहर लेते आओ, आप सेल से बाहर निकाल दो, तो इनका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल की मीनिंग यहाँ पे ये है कि सेल जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये वर्क करती है, इसका अपना एक फंक्शन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया? तो सबसे पहले साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक इन 1665। उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने एक ट्री जो होती है, ट्री का बाग होता है जिसे हम छाल भी कहते हैं, इस बाग को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ये इनका इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप था। इसके अंदर जब इन्होंने देखा तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। इस स्ट्रक्चर में इन्हें ऐसे कंपार्टमेंट लाइक ये दिखे। तो इन्होंने कहा जो सेल है वो एक कंपार्टमेंट, एक रूम के जैसा दिखता है, एक कंपार्टमेंट या रूम कह सकते हो आप, कि रूम जैसा स्ट्रक्चर है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल था। मैंने बताया ना, बाग से लिया, कॉक कहते हैं उसको। कॉक जो है वो डेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? डेड। तो इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। तो अगर और एंटोन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था। पहला लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी किसने की थी, तो आप आंसर करोगे रॉबर्ट हुक का। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आप आंसर करोगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, अगर हम नंबर ऑफ सेल की बात करें, नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पर, सेल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे आपके होते हैं मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंगल सेल के बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर दैट इज मोर देन, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज composed of more than वन सेल। ओके, लेकिन यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि सेल जो है कितने टाइप्स के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेसिस पे सेल कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स,
दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, अगर वर्ड्स में हम जाए तो ये दो वर्ड से मिलके बने। प्रो मीन्स आपका हो जाता है प्रीमिटिव, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, और जो कैरियोटिक ये वर्ड है ये कैरियन से मिलके बना है, कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सो यहाँ क्या मीनिंग दे रहा है ये कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस से क्या मतलब है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस आपका होगा, इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये क्या होती है? एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एब्सेंट। इसके अलावा अगर आप यूकैरियोट से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए जिसे कहा जाता है, उसका नाम देते हैं हम है प्लाज्मिड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंस देखते हैं यूकैरियोट्स से, तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। फर्दर अगर आप इससे करते हो डिफरेंस में, इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, एंड इनका डिवीजन रेट जो होता है वो फास्टर होता है, डिवीजन रेट इज फास्टर इसकी कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सेल में, यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल अगर हम देखते हैं तो कैरियोट्स, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यू मीन्स क्या होता है? वेल डेवलप्ड, और यहाँ कैरियोट्स में क्या मतलब क्या होता है? कैरी ऑन, जैसे मैंने पहले भी बताया, न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मैंने बताया कि वेल डेवलप्ड का मतलब है जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी चीजें हैं यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर ही होंगी, ये साइटोप्लाज्म में कहीं भी स्प्रेड नहीं होगी। जैसा हमने देखा था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर इसमें मेम्ब्रेन नहीं है तो ये साइटोप्लाज्म से मिक्सअप हो जाएंगी, इधर उधर कहीं भी होंगी। लेकिन अगर यूकैरियोट्स के केस में आप देखो तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसकी जो भी चीजें इसके अंदर इसका मटेरियल होगा वो इस मेम्ब्रेन के अंदर होगा। फर्दर अगर हम प्रोकैरियोट से इसको देखें तो इसमें हमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड भी और विदाउट मेम्ब्रेन भी मिलेंगे। ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनेलीज। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज में आप क्या समझते हो? तो सिंपली मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ऑर्गेनेलीज कैन परफॉर्म द फंक्शन एज सिमिलर टू अवर ऑर्गन्स। आपने पढ़ा है ना ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन्स का आप फंक्शन जानते हो जनरल, अगर नहीं भी जानते हो तो हम जानते हैं हमारे पास आईज है जो कि एक ऑर्गन है, हमारे पास नोज है। ओके, तो इनका क्या फंक्शन होता है? आईज का फंक्शन होता है साइट करने का, नोज का फंक्शन स्मेल करने का होता है। उसी तरह ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गेनेलीज का अपना एक फंक्शन होता है, डिफिनिट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऑर्गेनेल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, राइबोसोम्स, फिर आप ले सकते हो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो इनका अपना एक डिफिनिट फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इनका फंक्शन होता है एटीपी जनरेट करने का, किस तरह के इनके एक डिफिनिट फंक्शंस होते हैं। अब फर्दर एक चीज आपको ये भी समझना होगा, जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके,
किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस और नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन्स इनके अराउंड होती है। अगर वो विदाउट मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन है, या उसको कहेंगे ए मेम्ब्रेनस, कह सकते हो आप इस चीज को, विदाउट मेम्ब्रेन है ये, या सिंगल मेम्ब्रेन है, अगर कोई ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन है, या डबल मेम्ब्रेन है, यानी इसके अराउंड डबल मेम्ब्रेन्स है। अब सिंगल मेम्ब्रेन में एग्जांपल आपका क्या आ जाएगा, और विदाउट मेम्ब्रेनस जो होगा, या ए मेम्ब्रेनस में एग्जांपल आपका क्या होगा, या डबल मेम्ब्रेन में एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स क्या है विदाउट मेम्ब्रेनस, क्या क्या है आपके? सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल ये स्पेशली सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। ओके, दूसरा आपका आ जाता है राइबोसोम, जिसको हमने पहले भी बताया, राइबोसोम जो कि आपने पढ़ा प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये यही ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा अगर आगे आप देखोगे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियोलस ये भी आपका विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जो भी कह सकते हो आप। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं आपके? गोल्जी अपैरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या है? वैक्यूल्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, सुना हो, वेसिकल्स जो होते हैं। ओके, ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस है, या लाइसोसोम भी कह सकते हो आप, लाइसोसोम। डबल मेम्ब्रेन्स में एग्जांपल क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा फर्दर क्या हो सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसे कहा जाता है किचन ऑफ द सेल, ये स्पेशली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और क्या? न्यूक्लियस, ये भी आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि सेल किस किस चीज से मिलके बना, मतलब इसमें क्या जनरल इसके स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर एक सेल का क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर एक सेल का क्या है? तो सबसे आउटर जो होता है एक सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपका अगर इनर स्ट्रक्चर ये आप देखोगे तो ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में ब्रॉडली सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा, और इसको हम बताया मैंने प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया सबसे आउटर जो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले तो ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। ओके, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी ये किस चीज की बनी हुई होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन्स प्लस अदर्स, अदर्स में आपके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब इनका परसेंटेज क्या होता है? ये सेल टू सेल वेरी करता है, ये सेल है कौन सी? अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ आरबीसीज की, तो आरबीसीज में जो लिपिड होता है, सेकेंड जो लिपिड ये होता है ना, ये लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड, लिपिड भी में कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। अब परसेंटेज क्या होता है इसका? इन केस ऑफ आरबीसीज परसेंटेज होता है लिपिड का 40%, प्लस प्रोटीन्स का परसेंटेज आपका होता है 52%, प्लस ये अदर्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका परसेंटेज आप 8% है। ठीक है, नेक्स्ट द स्ट्रक्चर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए गए, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड जो स्ट्रक्चर है, जो कि रॉबर्ट सिंगर, सॉरी ये स्ट्रक्चर किसने दिया?
सिंगर और निकोलसन ने वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। इस स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की हुई बनी हुई होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, या उसकी बाई मीन्स होता है टू, फॉस्फोलिपिड की टू लेयर्स होती है। एक लेयर आपकी ऐसे हो गई, दूसरी ये भी फॉस्फोलिपिड है। ओके, नेक्स्ट, इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन्स होती हैं, तो हम कलर चेंज कर सकते हैं कि इस जगह जहां पे प्रोटीन्स होती हैं, लाइक ओके। अगर हम इस सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो ये कहलाता है इसका हेड, एंड दिस वन इज कॉल्ड द टेल। इसमें क्या जाना है आपको, जो हेड रीजन होता है ये आपका हाइड्रो, जो हेड रीजन होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, एंड द टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का मीन्स क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर लिविंग, यानी वाटर को अपने आसपास आने देगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो होगा इसको एक फोबिया है, डर है, ये वाटर से दूर भागेगा, जिसे हम नॉन पोलर और पोलर नाम से भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये पोलर है, हेड जो होता है ये पोलर होता है एंड टेल आपकी नॉन पोलर होती है। ओके, एंड ये जो है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, इनके बीच कहीं कहीं पे आपको दिख रही है ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इस प्रोटीन से या इस फॉस्फोलिपिड से कहीं कहीं पर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड से अटैच है, और अगर इस प्रोटीन से ये शुगर, ये चेन अटैच्ड होगी तो इसे हम क्या कहेंगे? ये आपका जो स्ट्रक्चर दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये जो आपकी चेन है, शुगर की चेन है, ये अगर लिपिड से अटैच होगी, लिपिड प्लस शुगर या कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो, तो इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। लेकिन अगर यही चेन आपकी प्रोटीन से अटैच हो, ये प्रोटीन है, अगर प्रोटीन से अटैच होगी शुगर की चेन या कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और क्या इसमें जानने के लिए है? फर्दर आप ये जान सकते हो, यहाँ पे जो प्रोटीन है ये आउटर साइड पे है, इस जो बाहर की तरफ प्रोटीन होता है इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। क्या कहते हैं? पेरी इसे हम कहते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, इसे, अब जो प्रोटीन बीच में है इसे हम कहते हैं, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन हो गई आपकी और ये भी, और जो प्रोटीन कहीं एम्बेडेड है बीच में इस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में है, इसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं ये इजिली मतलब हटाई जा सकती है, इनको निकालना आसान होता है, लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है इनको आप इजिली रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फंक्शन। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो सबसे पहला जो फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्या आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट करने का, यानी चीजों को
इन एंड आउट, अंदर और बाहर ले आना और ले जाना। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी हेल्प करती है सिक्रीशन में, किसी चीज के सिक्रीशन में। थर्ड क्या हो फंक्शन इसका हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है सेल की ग्रोथ में, और वो कब पॉसिबल है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद भी अपनी ग्रोथ करे। ओके, तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट। क्या है हमारा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट, सॉरी, ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट, और सेकेंड आपका होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। ओके, सो जो बल्क मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, यानी लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज को इन एंड आउट करना, तो वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट मेथड बल्क ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक में यानी किसी स्पेसिफिक चीज को, लाइक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, या सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, या आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे स्पेसिफिक में, यानी सिंगल चीज को अंदर करना या बाहर करना। यहाँ पे बल्क में चीजें, यानी बल्क में चीजें हैं जिसे अंदर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर करेगा। तो नेक्स्ट हम पहले आ जाते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट पे। बल्क ट्रांसपोर्ट, इसके भी टू टाइप्स होते हैं। एक होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर बल्क में कोई चीज जा रही है, यानी लार्ज अमाउंट में जा रही है, अंदर है, तो इसको कहेंगे एंडो, मीन्स होता है अंदर, इनसाइड, अंदर जाना। एक्सो मीन्स आता है यहाँ पे, या एंटर कह सकते हो आप, एंटर करना। एक्सो मीन्स एग्जिट, सेल से चीजें बाहर आना, सेल से चीजें बाहर आना। देन एंडोसाइटोसिस भी फर्दर कैटेगराइज होता है ऑन द बेसिस की क्या चीज अंदर जा रही, क्या कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है। अगर कोई सॉलिड चीज जा रही है, सॉलिड, तो उसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ओके, और अगर कोई लिक्विड चीज जा रही है सेल के अंदर, तो इसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। ओके, फर्दर आता है एक्सोसाइटोसिस, यानी कोई भी चीज सेल से बाहर आना। तो बाहर या तो आपका वेस्ट मटेरियल आ सकता है, या तो वेस्ट के अलावा क्या हो सकता है कि कोई एंजाइम को बाहर आना है। तो वेस्ट अगर बाहर आता है तो हम इसको क्या कह देते हैं, एक्सक्रीशन। और अगर कोई एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, बाहर आ रहा है, जिसको हम कह देंगे सिक्रीशन। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हुआ। सो हम फर्स्ट ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। सेकेंड हम पढ़ते हैं, और एक बल्क ट्रांसपोर्ट में आप ऐसे देख सकते हो कि सेल जो है, फॉर एग्जाम्पल एंडोसाइटोसिस में आपका आ जाएगा, इसमें एंडोसाइटोसिस अमीबा करता है, एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो अमीबा करता है। ओके, अमीबा, आपने देखा है कि अमीबा का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो फॉर एग्जाम्पल ये, अगर इसके सामने एक फूड पार्टिकल है, तो इसको इंगल्फ करने के लिए जो सेल होगा वो अंदर की तरफ जाएगा जहां फूड पार्टिकल होगा, यानी सेकेंड स्टेप में वो सेल अंदर के साइड पे जाएगा, सेल जो है ऐसे, ठीक है। और ये नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो फूड अंदर गया हुआ एक वेसिकल में ट्रैप्ड हो जाएगा, देन ये प्रोसेस करेगा, तो ये एंडोसाइटोसिस। इसी तरह अगर कोई भी चीज को सेल के बाहर करनी है आपको, या सेल से बाहर जा रही है, जिसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, तो ये फूड पार्टिकल इस वेसिकल के अंदर ट्रैप होगा, देन ये सेल से बाहर सेकेंड स्टेप में बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज स्पेसिफिक।
ट्रांसपोर्ट। अब इसमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में कई चीजें हो सकती है, किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या लिपिड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या किसी आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, या किस ग्लूकोज, किस चीज का आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो इसके लिए हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ की सेल। ओके, अब लिपिड की अगर हम बात करते हैं कि लिपिड को जाना है सेल के अंदर, तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका अपना नेचर क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो लिपिड लिपिड से इजिली मूव कर सकता है अंदर की तरफ। दे कैन मूव इजिली इनसाइड द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है सेल के अंदर जाएगा, बट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में क्या होगा, यहाँ पे नॉट हाई, लो कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है, वाटर कम होगा। आई एम सॉरी, कोई भी चीज हाई से लो की तरफ मूव करती है, सिंपली सिर्फ इतना ही बताना है मुझे कि ट्रांसपोर्ट जो होगा वो हाई टू लो होगा। सो लो होगा, लो का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन काफी, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यहाँ ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, जिसकी वजह से वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। बाहर से अंदर आने में, क्योंकि एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे ऑस्मोसिस, यानी वाटर जो है थ्रू ऑस्मोसिस बाहर से अंदर मूव करता है। फिर हम बात अगर करें गैसेस की, अगर हम बात करें गैसेस की, गैसेस, ओके, सो ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करती है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, वाटर हो गया हमारा, लिपिड हो गया, गैसेस हो गई। नेक्स्ट है हमारा सोडियम आयन, मतलब कोई ये आयन से पोटेशियम या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अगर मूव करना है तो वो कैसे मूव करेंगे, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो उसके लिए सेल के पास आपने देखा है कि प्रोटीन्स होते हैं, इसे हम कहते हैं चैनल्स। क्या कहते हैं, चैनल्स। इन चैनल्स के थ्रू ये सोडियम आयन या पोटेशियम आयन सेल से बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करते हैं कि यहाँ इसका कंसंट्रेशन लो हो, सॉरी हाई हो, सॉरी सॉरी, यहाँ इसका कंसंट्रेशन हाई हो और यहाँ इसका कंसंट्रेशन लो हो। कोई भी चीज इजिली मूव करती है हाई से लो की तरफ, तो इसकी चैनल के थ्रू ये अंदर चली जाएगी, हाई टू लो। यहाँ पे हाई है इसका कंसंट्रेशन और यहाँ पे लो है, कोई भी चीज हाई टू लो मूव करती है। तो इस तरह के मूवमेंट में कोई आपने बाहर से एनर्जी नहीं डाली, ये ग्रेडियंट बन गया, एक ग्रेडियंट बन गया हाई टू लो, ये हाई टू लो मूव कर जाएगी थ्रू दिस चैनल, हाई टू लो मूव कर जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज है जिसका कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है, लेकिन मान लो आप ये सोडियम पंप ही है, सोडियम है, सॉरी नॉट पंप, इट्स सोडियम, और आपको इसको अंदर भेजना है, यहाँ लो कंसेंट्रेशन है, लो से हाई को कोई भी चीज मूव नहीं करती, इसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एनर्जी लगा के अक्रॉस अगेंस्ट द ग्रेडियंट कोई चीज आप अंदर डाल रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये चीज जा रही है, तो यहाँ एक पंप रिक्वायर्ड होता है। पंप का काम होता है कि आपने एनर्जी दी, एटीपी दी, और ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट इसको अंदर की तरफ ले जाएगा। ओके, तो सोडियम
कंसेंट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे हाई था, लेकिन इसको ये ले गया और अगेंस्ट द ग्रेडियंट इसने वर्क किया, लो से हाई को गया। तो यहाँ एक पंप रिक्वायर्ड होता है, पंप, जिसकी हेल्प से हम लो से हाई की तरफ कोई भी चीज भेज सकते हैं। अब या तो कभी आप कह सकते हो कि अंदर का जो वो ये है, ये लो है, और बाहर आपका हाई है इनका कंसेंट्रेशन, तो ये लो से हाई में भी जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? थ्रू अ पंप। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। Thank you, Mama.